तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर तरुण मिश्रा जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है HLD लाइव्स पर। सर, आपका हम जानते हैं कि सारा कुछ रिसर्च बेस पर होता है, और माफ़ी चाहूँगी मैं एक चीज़ आपका बताना भूल गई थी जो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस जाने इस बारे में। सर का हॉस्पिटल है सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायपुर में, जिसने हाल ही में एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की है, जिसमें उन्होंने एक दिन में 1000 थायराइड पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपने हॉस्पिटल का और अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है सर आपके लिए। अब हम अपने बेसिक टॉपिक्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगी कि हॉर्मोन्स को हमारे सीक्रेट एजेंट्स बोला जाता है बॉडी के। ये बहुत कंट्रोल्ड वे में काम करते हैं हमारी बॉडी में, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन क्या ये लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है? निश्चित तौर पे हार्मोन्स जो स्रावित होते हैं उन ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। और हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होते हैं, रासायनिक सूचना देने वाले, जो कि जितनी भी गतिविधियाँ संचालित होती हैं शरीर में, उसके पीछे हार्मोन का ही योगदान रहता है। वो कई तरह से रहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि हार्मोन्स के लिए जो एक ग्लैंड होती है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जो कि मास्टर ग्लैंड है। मस्तिष्क के अगले हिस्से में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। वहीं से सारा रिमोट कंट्रोल होता है। जितने बॉडी के हार्मोन हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, पिट्यूटरी के सिग्नल से होते हैं। और पिट्यूटरी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये पूरा एक्सिस होता है, और अलग अलग तरह के ये हार्मोन होते हैं जो कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के साथ साथ बहुत सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सारे कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये हार्मोन्स काम करते हैं। मतलब सर हम ये कह सकते हैं ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह या एक्सप्रेस वे की तरह होते हैं? डेफिनेटली इनको केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। और ये इनका जो टारगेट आर्गन होता है, जहाँ पे भी ये काम करते हैं, वहाँ पर सूचनाओं को पहुँचाते हैं जी, मैसेज के द्वारा। ओके सर, हम क्या ये जान सकते हैं कि हॉर्मोन्स जो हैं हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को कैसे रेगुलेट करते हैं? देखिए, हार्मोन्स जो है कई तरह के होते हैं। जैसे जो है एक होता है हैप्पी हार्मोन्स। तो हैप्पी हार्मोन्स में 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं: डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। अब मैं बताऊंगा कि जब भी हैप्पी हार्मोन्स का कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे क्या होता है। जैसे डोपामिन जो होता है वो मोटिवेशन से रिलेटेड रहता है और एनर्जी से रिलेटेड रहता है। इसका सारा सेंटर ब्रेन में होता है। दूसरा हार्मोन होता है एंडोर्फिन, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पेन किलर। जब अपन खुश होते हैं, जब अपन हैप्पी होते हैं तो एंडोर्फिन निकलते हैं, और ये एक दवा का काम करते हैं। एंडोर्फिन हार्मोन जितना दवा का काम करती है उससे ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि खुश रहिए, हमेशा कोई भी बीमारी हो एंडोर्फिन सिक्रीट होगा। इसलिए जो है इनको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। तीसरा जो हार्मोन होता है वो सीरोटोनिन, वो भी एक हार्मोन होता है, और सीरोटोनिन की कमी से अवसाद या डिप्रेशन हो जाता है। इसलिए सीरोटोनिन का लेवल भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हैप्पी हार्मोन में चौथा जो होता है, इसको कडल हार्मोन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग इंटीमेट मोमेंट्स ऑफ लाइफ जो है ये ऑक्सीटोसिन, जैसे हगिंग कर रहे हैं अपन, किसी को ग्रीट कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में किसी को अभिवादन कर रहे हैं, तो उस समय ऑक्सीटोसिन का रोल रहता है। तो ये हार्मोन अलग अलग तरह से काम करते हैं, और इनको हैप्पी हार्मोन्स इसीलिए बोला गया है। और दूसरे प्रकार के हार्मोन ऐसे हो सकते हैं हैप्पी हार्मोन्स के अलावा, जितनी भी ये व्याधियाँ होती हैं, जैसे मानसिक बीमारियाँ होती हैं, उसके पीछे सब हार्मोन्स का कारण होता है। और बहुत सारी बीमारियों को अपन जो है हार्मोन्स के लाइफ स्टाइल के नियंत्रण के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हैप्पी हार्मोन्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने को योगा, मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, साइकिलिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, स्विमिंग, और इन सब चीज़ों से ये हार्मोन्स जो है अच्छा सिक्रीट होते हैं। और अच्छा स्लीप होना चाहिए, 7 घंटे का स्लीप बहुत ज़रूरी है। स्लीप प्रॉपर नहीं होने से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ऐसे ही बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन भी होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जिनको हम बोलते हैं कैटेकोलामिन्स। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई आक्रमण हो गया,
तो उस समय जो है कैटेकोलामिन का निकलना बहुत ज़रूरी है डिसीजन लेने के लिए, सर फाइट एंड ये फ्लाइट थोड़ा हार्मोन। सा नया टॉपिक हुआ कैटेकोलामिन, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। देखिए कैटेकोलामिन्स एक तरह के ये भी केमिकल मैसेंजर या हार्मोन है जो कि किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, छोटी सी ग्रंथि होती है। और ये इमरजेंसी सिचुएशन के हार्मोन होते हैं, हैप्पी हार्मोन के अलावा होते हैं। जब कभी भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म होता है, उदाहरण के तौर पे जो है कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, जैसे उसको 10 ओवर में 150 रन बनाने हैं, तब उसमें कैटेकोलामिन्स निकलना जरूरी है। जो है कैटेकोलामिन्स स्टिमुलेट करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, तब एड्रिनल ग्लैंड जो है थॉट से स्टिमुलेट हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होते हैं। इसके अलावा जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, वो स्ट्रेस को कम करता है और स्ट्रेस को फाइट करता है। लेकिन कभी कभी ये ऐसा होता है कि जो है कॉर्टिसोल जो है निकल नहीं पाता, तो स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाते। तो ये इमरजेंसी हार्मोन अलग होते हैं, हैप्पी हार्मोन अलग होते हैं। और ये सारे हार्मोन अल्टीमेटली ब्रेन में एक्ट करते हैं। इसलिए जो है बहुत सारी जो मानसिक बीमारियां होती हैं, मेंटल वेलबींग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए बहुत सारे एजुकेशन की ज़रूरत है। तो अगर हमको ये इस चीज़ का ज्ञान हो कि ये सारे हार्मोन्स ही जो है सारी एक्टिविटियों को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इनको अपन जो है अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उनके सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं। और इमरजेंसी सिचुएशन में या चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में हम उनको यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, अच्छी नींद के द्वारा। ठीक है सर। स्ट्रेस, नींद और फास्ट लाइफस्टाइल जो आज की हो गई है वो हमारे हार्मोन्स को किस तरीके से डिस्टर्ब करती है? देखिए जो है स्ट्रेस का डेफिनेशन बहुत आसान नहीं है। स्ट्रेस जैसे बोलते हैं स्ट्रेस कैसा है, वो स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस ऐसा हो सकता है कि किसी की क्षमता अगर उतनी नहीं, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले, वो भी एक उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है। और मेंटल स्ट्रेस कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि नींद पूरी नहीं हो पाना, या कोई जो है कोई टारगेट पूरा नहीं हो पाया, या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई। तो जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि शरीर के रसायन को जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे स्ट्रेस से कैटेकोलामिन निकलना, कॉर्टिसोल निकलना, ये शुगर को बढ़ा देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस की वजह से टेम्परेरी शुगर बढ़ जाता है, जिसको हम स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। वो डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन एक जैसे स्ट्रेस से बीपी बढ़ सकता है, स्ट्रेस से थायराइड हो सकता है, वैसे स्ट्रेस से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, उसको स्ट्रेस डायबिटीज़ या स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। वो रिवर्सिबल है, क्योंकि जो है ये सब चीज़ें लंबे समय तक जब होने लगती हैं तो फिर डायबिटीज़ के रूप में आ जाती हैं, बीमारी के रूप में आ जाती हैं। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ों में ये सब का महत्व बहुत ज़्यादा है कि पेशेंट की साइकी कैसी है, सोच कैसी है, उसका एक्सरसाइज का लेवल कितना है, स्लीप कितना है, रिलैक्स कितना है, एक्सरसाइज का उसको तरीका मालूम है कि नहीं, कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी एज के हिसाब से, अपने हाइट वेट के हिसाब से। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। और स्ट्रेस कोप अप करने के लिए बहुत सारे और भी प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको करते हैं। योगा के द्वारा भी सारे हार्मोन्स इम्प्रूव होते हैं इससे। तो स्ट्रेस जो है सभी बीमारियों का जड़ है। और स्ट्रेस जो है बढ़ते हुए मोटापा का कारण है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मोटापा भी जो है एक बहुत बड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रूप में पूरे विश्व में जो है चुनौती के रूप में आ चुका है। जी 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 सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर घर के पेरेंट्स जब बच्चा टीन एज में होता है उस टाइम पे परेशान होते हैं, क्योंकि टीन एज में हार्मोन्स जो हैं अपने रोलर कोस्टर्स पे होते हैं। उस टाइम पे पेरेंट्स को ऐसा लगता है बच्चे बदल गए हैं, लेकिन उनके अंदर जो हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स इस सिचुएशन पे कैसे डील करें, कैसे कंपैशनेट रहें और कैसे उनसे डील कर सकें। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये जानकारी अगर अभिभावकों को होगी तो उससे वो टैकल कर सकते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, फिर युवावस्था में आता है, तो अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग टाइम में काम करते हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें थायराइड हार्मोन का सर्ज होता है। उसके बाद जब बड़ा होता है, 1 साल का होता है, तो उसमें दूसरे हार्मोन निकलने चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, किशोरावस्था की तरफ जाता है,
तो उसमें ऐसे हार्मोन आते हैं जो कि उसके सेक्स के विकास से संबंधित होते हैं, तब उस बच्चों की दुनिया एक अलग हो जाती है। उसका कारण जो है ये नहीं कि बच्चा सिर्फ क्रोनोलॉजिकली बड़ा हो रहा है, एज बढ़ रही है, उसकी एज के साथ साथ जो उसके हार्मोन के जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके लिए जो है माता पिता को उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि जैसे बच्चे आते हैं, लड़कियों और लड़कों में थोड़ा बुनियादी फ़र्क होता है। लड़कियों में जो किशोरावस्था होती जल्दी आती है और जल्दी ख़त्म होती है, पर लड़कों में जो है किशोरावस्था लेट शुरू होकर देर तक चलती है। तो दोनों के हार्मोन्स का पैटर्न अलग अलग होता है। और बहुत सारा आपने देखा होगा कि बच्चों का बिहेवियर जो है रिबेलियन हो जाता है जी। बच्चे जो है बहुत सुनते नहीं, उनकी दुनिया अलग हो जाती है, उनकी लाइफ अलग हो जाती है, वो अपने अपने में रहते हैं। तो इसमें जो है बच्चे का कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा वो एबनॉर्मल है, वो उसकी एक लाइफ की स्टेज है जो कि पेरेंट्स उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं बच्चे, जो है अपनी बात ही मनवाते हैं। और कई बार पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं जानने के बाद जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने लगते हैं, ये बोलने लगते हैं कि ये बच्चा हमारा चेंज हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसके ये सब चीज़ें। तो अगर अपन को पता हो कि जैसे बच्चे जब 8-10 साल का होता है तो उसमें जो है कुछ ऐसे हार्मोन जैसे लड़कों में आते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है कि सेक्स का विकास धीरे से शुरू होता है, बच्चों में जो है टेस्टिस का ग्रोथ शुरू हो जाता है, फिर हल्की दाढ़ी मूंछ आने लगती है और आवाज़ में परिवर्तन आता है। ऐसे ही लड़कियों में बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाने के समय जो है स्तनों का विकास चालू होता है सबसे पहले। उसके बाद जो है पीरियड आने के पहले कुछ दूसरे हार्मोन चेंज होते हैं, उस समय जो है उनका मूड स्विंग चालू हो जाता है और वो टेम्परेरी रहता है। और इस समय बहुत अति आवश्यक है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों को साथ दें, उसको समझें, और ना कि उसको जो है टीज़ करें या मतलब उसको ब्लेम करें कि जो है ये ऐसा है। और सबसे अच्छा होता है कि एक गर्ल के लिए उसकी मदर सबसे बेस्ट कंपेनियन होती है, एक बॉय के लिए उसका फादर सबसे बेस्ट कंपेनियन होता है, जो इन चीज़ों को समझे। और अगर उनको किसी चीज़ का शंका लगे तो उनको ज़रूर जो है हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिल के इस चीज़ की तस्दीक कर लेना चाहिए, पुष्टि कर लेना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। कई बार जो है पेरेंट्स ऐसे मेरे पास आते हैं कि बच्चा एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया है, बात नहीं मानता, एकाग्रता में कमी आ गई है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो गया है, डाइवर्सन हो रहा है। तो वो एक ऐसा फेज होता है जिसमें बहुत अधिक संवेदनशील फेज होता है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत प्यार से जो है हैंडल करना चाहिए, उसकी जानकारी देना चाहिए। वो टेम्प्रेरी फेज होता है, वो एक बच्चे के विकास का हिस्सा है, वो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं, नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो कि निकल रही है अलग अलग एज में। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो दूसरे हार्मोन आते हैं, उनके बाद विकास होने लगता है, फिर सारी चीज़ों का होता है, ग्लूकोज का भी होता है। ऐसे अलग अलग समय में ये हार्मोन्स जो है इनका लड़कों में यूजुअली जो है 18 से 20 साल तक होता है, लड़कियों में 16 साल तक विकास पूर्ण हो जाता है। उसके बाद वो एक स्टेबल फेज चलती है। फिर जैसे जैसे बच्चे और बड़े होते हैं तो उनमें कुछ हार्मोन्स दूसरे चेंज हो जाते हैं, एक स्टेबल फेज आ जाता है। पर 18 साल की उम्र तक जो है सभी चीज़ें अपने उफान पे रहती हैं जी। जो है ये अति आवश्यक है समझना इसको। जी सर, एक और प्रश्न है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, उसका उत्तर। आजकल चलन चल गया है कि लोग 30s में 40s में आने के बाद भी पेरेंटहुड में नहीं जाते हैं या उसके बाद ही जाते हैं। तो ऐसे समय पे इतना लेट पेरेंटहुड में जाने पे सिंड्रोम्स और अलग टाइप की डिजीज़ेज़ होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, जो भी फीटस होता है उसमें। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेडिकल के हिसाब से राइट एज क्या है और हार्मोन्स का क्या रोल होता है इसमें? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि जो है ये आजकल वास्तव में काफ़ी जो है लेट मैरिजेज़ हो रही हैं, तो उसके अपने अलग जटिलताएं होती हैं, बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं। तो हम लोग ये सलाह रहती है कि कोई भी जो लड़की है वो 25 साल से 27-26 साल तक ही माँ बन जाए तो अच्छा है। अननेसेसरी कई लोग लेट करते हैं, जैसे 30 साल की एज आ जाती है उसके बाद जो है हार्मोन्स कई बार जो है बिगड़ने लगते हैं, और ऐसे में जो है कई बार जो है संतानोत्पत्ति में भी परेशानी होती है, क्योंकि उसका हार्मोन रिजर्व कम हो जाता है। कई लोग जो है डेस्परेटली डिले करते हैं कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनेंगे, शादी कर लेते हैं, लेकिन जो है फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो लेट पेरेंटहुड का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन बच्चे में होता है। मदर की एज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फादर की एज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो गर्भवती अगर 25 साल तो हो जाए तो अच्छा है। और इसके अलग अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सारे होते हैं। उसके बाद ऐसा कई बार देखा गया है कि कई महिलाएं जो है धूम्रपान भी करती हैं,
जी। और मदिरापान भी करती जी। हैं, उससे भी जो है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। इवन अगर प्रेगनेंसी के समय भी अगर कोई करे तो बच्चों में जो है उसके विकार आ सकते हैं, सिंड्रोम्स आ सकते हैं, बच्चे में कोई जन्मजात जो है विकृति हो सकती है जी। इन सब चीज़ों के सेवन से। और लेट मैरिज में भी देखा गया है कि बहुत सारे सिंड्रोम जो आपने पूछे, वो जैसे कई लोग जो है 35 साल में जो है पहली बार माँ बनते हैं, तो उनमें जो है बहुत सारे जैसे डाउन सिंड्रोम एक होता है, जी। जिसमें बच्चे का मानसिक विकास कम हो जाता है। और सारी चीज़ों का स्क्रीनिंग और पहले से होना चाहिए। आजकल जैसे ही मैरिज होती है तो जो है ये सब चीज़ों को पहले देख लेना चाहिए, कोई थायराइड का डिसऑर्डर तो नहीं है। प्रेगनेंसी करने से पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है। जी सर, ये क्वेश्चन हमेशा हम हाँ, ध्यान और रखते हैं कि आप जब मैरिज करें तो उसमें मेडिकल कुंडली भी साथ में बिल्कुल बिल्कुल मैच कर बिल्कुल लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल हारोस्कोप जरूर मिले, उसमें जो है ब्लड ग्रुप की कंपेटिबिलिटी हो, कोई सिकलिंग तो नहीं है वो देखें, कोई हार्मोन का डिसऑर्डर तो पहले से नहीं है जो विवाह के पूर्व हो, महिलाओं में या पुरुषों में भी अगर कोई डिसऑर्डर हो तो उसके बारे में जानकारी जरूर है। क्योंकि कई बार जो है बच्चे हो जाने के बाद जो है कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, उनमें जो है कुछ डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि मदर या फादर में जो ट्रीटमेंट है उसको अपन ने दिया नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो निश्चित रूप से जो है ये एक प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का हिस्सा है। मैरिज के पहले जो है और प्रेगनेंसी एक्वायर करने से पहले ये डेफिनेट जो है डॉक्टर की सलाह से, और स्पेशली मेन जो है इसमें शुगर, थायराइड और इन सब का चीज़ होता है। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 साल आइडियल एज है, इसलिए लोग बोलते हैं कि मैरिज जल्दी हो मतलब, और वो डिसीजन भी हो। लेट पेरेंटहुड के अपने डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। जी सर। सर, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल, हमेशा हम उसको एक विलन की तरह देखते हैं, तो वाकई में क्या वो एक विलन है? वो एक बॉडी का एक रिएक्शन है, Okay. मतलब जो स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। और डेफिनेटली जो है स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा जो जैसे कार्टिसोल जो है वो निश्चित रूप से आप विलेन बोल सकते हैं उसको। कार्टिसोल जो हार्मोन है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, वो डायबिटीज़ बढ़ा सकता है, वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, और जितनी बीमारियां हो सकती हैं या जो मुख्य रूप से बीमारियां हैं उनका जन्मदाता एक कार्टिसोल ही होता है। तो विलेन के रूप की संज्ञा कार्टिसोल को दे सकते हैं, क्योंकि बीमारियां जैसे होती हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोविड एक महामारी के रूप में आई, जी। इसमें जो है कार्टिसोल लोगों का बहुत बढ़ गया, कई लोगों को डायबिटीज़ हो गई, टेम्प्रेरी हुई फिर परमानेंट हो गई, कई लोगों को थायराइड हो गया। तो इसके पीछे यही हार्मोन सबसे ज़्यादा था। बहुत सारे और रसायन भी रहते हैं पर टॉप में रहता है कार्टिसोल। मतलब अगर ये देखा जाए कि एक सिंगल हार्मोन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इविल्स, जितनी भी बुराइयां हैं मेडिकल से रिलेटेड, जितनी भी टिटलाएँ हैं, उसके पीछे कार्टिसोल एक नंबर 1 हार्मोन के रूप में जाना जाता है। सर, तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? उसका मैनेजमेंट वही है जो स्ट्रेस का मैनेजमेंट है, जो हार्मोन्स को हैप्पी रखने का मैनेजमेंट है। जब हार्मोन्स हैप्पी वाले ज़्यादा निकलेंगे तो कार्टिसोल अपने आप कम हो जाएगा। जो हैप्पी हार्मोन जैसे डोपामिन है, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये ज़्यादा निकलें, इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें शारीरिक परिश्रम की कमी, बहुत हाई प्रोसेस फूड लेना और जो है अनिद्रा, ये सब चीज़ों से कार्टिसोल बढ़ता है जो है, और हैप्पी हार्मोन को निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। जब हैप्पी हार्मोन नहीं रहते तो जो अनहैप्पी वाला है कार्टिसोल वो डोमिनेंट हो जाता है, और वो फिर इतना ओवर पावर कर लेता है कि सारी सिस्टम को जो है तहस नहस कर देता है, डैमेज कर देता है। वो ऊपर से नीचे, ब्रेन से लेकर नीचे तक जो है लीवर, पेंक्रियाज सबको कर सकता है। और कार्टिसोल के बहुत सारे डैमेजिंग इफेक्ट हैं, इसलिए कार्टिसोल के लेवल को ना बढ़ने देने के लिए उसको जीवन शैली के द्वारा, विभिन्न हार्मोन्स को ठीक करके, एक्सरसाइज के द्वारा, और मोस्टली ये दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है सब मैनेज करने के लिए। इट इज़ ओनली लाइफ स्टाइल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये ज़रूर बात है कि अगर कोई महामारी आ गई, जैसे कोरोना आ गया था या कोई वायरस आ गया, तो उसमें फिर बॉडी की केमिस्ट्री और अलग चीज़ हो जाती है। जैसा कि अपन ने 3-4 साल पहले एक फेस किया पूरे विश्व में, उस समय भी कार्टिसोल ने बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन जो कोरोना का हुआ है उसमें कार्टिसोल का रोल बहुत ज़्यादा। सर, 5 टिप्स आप जो रैपिड टिप्स जो आप दे सकें लाइफस्टाइल के उसमें, जिसमें हम हार्मोन्स को इजीली मेंटेन कर सकें। सबसे पहले है कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके। एक कहावत है कि पर्सन विथ मोर नॉलेज लिव लॉन्गेस्ट इन एनी फील्ड, बिकॉज नॉलेज शुड बी शेयर्ड, नॉलेज शुड बी गिवन एंड इट शुड बी डिस्कस्ड। जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा पूरे कमी है जो है कि लोग आपस में डिस्कशन नहीं करते, एजुकेशन पे जोर नहीं देते ज़्यादा। ट्रीटमेंट पे जोर देने के बजाय एजुकेशन या जागरूकता के बारे में बहुत ज़रूरी है
कि क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कैसा लाइफ स्टाइल रहना चाहिए। इसके लिए जो है बहुत सारे तरीका है। पहला तो ये है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल। दूसरा ये है कि एक स्लोगन है, वॉक मोर एंड ईट लेस। ओके। ज़्यादा चलें और खाएं कम। उसके बाद 7 घंटे की नींद। ओके। निद्रा जो है बहुत सारे हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा जो शारीरिक परिश्रम की कमी है, जो है फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम होती है। और जो सोशल मीडिया हावी हो गया है, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, और इससे क्या है कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। और एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर पूरे वर्ल्ड में आया है, इसको हम लोग बोलते हैं IAD, इंटरनेट एडिक्टिंग डिसऑर्डर। ओके। वो कि जो है ज़्यादा स्क्रीन टाइम के, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल में चिपके रहते हैं, बहुत कम एज के रहते हैं। तो उससे जो है बहुत हानिकारक तरंगे जाती हैं जो कि कान के पर्दे को फाड़ सकती हैं, और उनकी मेंटल एबिलिटीज़ कम हो जाती है उनकी, जो है सर इसमें हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो है बहुत डैमेज कर देते हैं। इसमें भी कार्टिसोल सिक्रेट हो जाता है, ज़्यादा जग गया कोई तो फिर वो उसका डिलीटीरियस इफेक्ट जो है इनडायरेक्टली बहुत सारे होते हैं। ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड जो होता है टॉक्सिक होता है, वो केमिकल बनना चालू हो जाता है स्ट्रेस से। तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए जो है ये है कि 7 घंटे की नींद हो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 9:30 से 10 के बीच सो जाना चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद अपन जब जगते हैं तो कार्टिसोल निकलना चालू हो जाता है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो नींद तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन नींद पूरी कब करते हैं? रात में 1 बजे सो के सुबह 8 बजे उठते हैं। तो उधर का गोल्डन टाइम चला गया एक्सरसाइज का जी। और इधर का जो इम्पॉर्टेंट टाइम था रेस्ट का चला गया। क्योंकि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है नींद, और 10 बजे सोने का मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा रहता है या जो वयस्क या लोग रहते हैं, जब वो टाइम से सोते हैं तो उनका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। वो एक हार्मोन है जो कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, पॉजिटिव हार्मोन है। वो भी स्लीप से रिलेटेड रहता है, साउंड स्लीप होना चाहिए, अनइंटरप्टेड नहीं रहना चाहिए। और अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन करके कई लोग सोते हैं या स्मोकिंग करते हैं, इससे सबसे जो है ये हार्मोन कम हो जाते हैं। पॉजिटिव वाले कम हो जाते हैं, निगेटिव वाले बढ़ जाते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें। उसके अलावा जो अधिक वसायुक्त पदार्थों का सेवन, हाईली प्रोसेस्ड फूड है, रेडीमेड फूड है, जंक फूड है, ये जो है सभी बीमारियों की जड़ है। और आजकल जो है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ दिस जंक फूड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेजर चेंजेस इन द डिजीज़ पैटर्न। जो आजकल जो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रही है, वो आजकल का जो चाल चलन है, जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली और बहुत भाग दौड़ की शैली, जिससे कि लोग जो है अपने शरीर को नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने शरीर का सबसे बड़ा जज खुद होता है। वो जो है कुछ किताबें नहीं बता सकती, लेकिन जो है हम अपने आप को सेल्फ एनालिसिस का टाइम नहीं देते। शायद 24 घंटे में 24 मिनट भी बहुत कम लोग अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि अपने शरीर के लिए स्वार्थी होना अच्छा है। वो टाइम आपका खुद का टाइम होना चाहिए, उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए। और एक निश्चित समय में अगर करेंगे तो उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। कभी भी एक्सरसाइज कर लेना, शाम को कर लेना, कभी भी सो जाना। हाँ सर, ये एक चीज़ हाँ। क्वेश्चन मेरा है कि लोग आज जिम करते ज़रूर हैं, लेकिन सुबह की जगह शाम को करते हैं। तो शाम को अगर बॉडी मोशन में है इतने ज़्यादा वर्कआउट में, तो उस टाइम पे क्या नींद इंटरप्टेड नहीं होगी, या नींद जो है वो क्या वो पूरी हो पाएगी जो जिम शाम के करते हैं? बेस्ट टाइम तो एक्सरसाइज का मॉर्निंग का ही रहता है। उसका कारण ये है कि जो है जितने एनर्जेटिक हार्मोन सुबह रहते हैं उतने शाम को नहीं रहते। और रात की एनर्जी पूरी, आपकी नींद अच्छी हो गई है तो सब पॉजिटिव एनर्जी है, और हैप्पी हार्मोन्स का कंसंट्रेशन भी काफ़ी होता है सुबह के टाइम। तो उस समय अगर करेंगे तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ज़्यादा फ्रूटफुल एक्सरसाइज हो पाएगा। तो एक्सरसाइज को मॉर्निंग में करना चाहिए। एक्सरसाइज को ऐसा डिवाइड करना चाहिए कि जैसे सपोज़ कोई 10,000 स्टेप्स डिसाइड करता है उसको करना है, तो 80% एक्सरसाइज सुबह के टाइम होनी चाहिए, और 20% जो है वो इवनिंग में कर सकता है, जो है डिवाइड करके कर सकता है। सारा एक्सरसाइज एक साथ ना करे। तो एक्सरसाइज का नियम ये रहता है कि एक्सरसाइज के पहले जो है पेशेंट को जो है अपना कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, उसकी एज के हिसाब से उसका हार्ट रेट कितना होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जिम तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन जिम में जो लोग रहते हैं, जो कोच रहते हैं, उनको वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता। वो कई बार बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो, तो उनकी एज के हिसाब से कितना एक्सरसाइज ऐसा हो जो उनके लिए घातक ना हो। नहीं तो जी, अभी इसी वजह से हार्ट अटैक के मामले जो आ रहे हैं उसमें ऐसा होता है कि अपन करते तो एरोबिक एक्सरसाइज हैं, लेकिन वो एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे 10 मिनट एक्सरसाइज किए तो लोग सोचे 10 मिनट में अगर इतना फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना 50 मिनट लगातार करें। तब जब अपन ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, बॉडी में क्रैम्प चालू हो जाता है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। अपन एक्सरसाइज ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, ऑक्सीजन मस्तिष्क में पहुँचे
और सारे अंगों को वो ऑक्सीजन मिले, वैसा होता नहीं है एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं होता। मतलब जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं कि कितनी एक्सरसाइज कौन सी करना है, स्ट्रेचिंग कब करना है, एज के हिसाब से कितनी करना है, उनका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, ये सब जो है एक्सरसाइज का हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं एज ए डॉक्टर। मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं बोलता हूँ कि आप अपनी एज के हिसाब से इतना करोगे, आपकी हार्ट रेट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करोगे, वार्म अप कैसा करना है, कूल डाउन पीरियड कैसा रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ जिम ज्वाइन करने से पता नहीं चलती। उसके अलावा जो है पेशेंट का प्रेफरेंसेस क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपन किसी को कोई एक्सरसाइज बता रहे हैं तो उसकी समझ कितनी है, वो भी जो है। और एक्सरसाइज एक बहुत कठिन चीज़ है। मतलब जो है, मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि किसी को एक्सरसाइज को पालन करना या बताना ज़्यादा कठिन है, डाइट भी लोग फॉलो कर लेते हैं कई बार, लेकिन एक्सरसाइज को सही ढंग से कर पाना और उसका पूरा लाभ ले पाना, वो भी एक जो है आर्ट है जो कि लोगों को मालूम नहीं होता। तो एक्सरसाइज जैसे मॉर्निंग में कर लिए तो बची हुई एक्सरसाइज को क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद करना चाहिए। उसका कारण यह है कि लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए करीब 40 से 50 मिनट सुबह अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो। और आजकल तो घड़ी रहती है, मोबाइल में स्टेप ट्रैकर रहता है, तो 10,000 स्टेप जो है मिनिमम रहता है। उसको आप चाहें तो अगर बहुत अधिक आपका मतलब आदत नहीं है करने की, तो आप जो है धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं, पर 10,000 का मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। 8,000 सुबह, 2,000 ये। अच्छा, एक्सरसाइज को बाद में करने का महत्व ये रहता है कि जब अपन सोते हैं तो रात में जो है बॉडी सो जाती है तो ज़्यादा कोई एनर्जी का उपयोग होता नहीं। तो इसलिए अगर आपने सुबह एक्सरसाइज किया भी है तो रात में करने के बाद जो रात में आपने जो खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसकी मेटाबॉलिज्म अच्छी है, उसके लिए रात को हल्का चलना चाहिए, तेज़ नहीं चलना चाहिए। 20 मिनट सो के फिर जो है डायरेक्ट बिस्तर पर जाना चाहिए। ऐसा करने से जो शुगर वगैरह भी कंट्रोल रहती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि हम तो बहुत जो है 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज कर चुके हैं। मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज सुबह ज़्यादा इतनी मत करो कि शाम को करने का मौका ना मिले। मतलब उसको डिवाइड करके करो कि हमारे पास शाम को टाइम नहीं रहता, हम तो आ जाते हैं। तो मेरा ये बोलना रहता है कि जब आप आओ तो जो है खाना खाने के बाद तुरंत टीवी मत देखो, थोड़ा चल लो, उसके बाद सोने जाओ तो नींद अच्छी आएगी, क्योंकि आपका बॉडी थकी हुई है और हार्मोन्स तो पॉजिटिव निकलेंगे। रात वाला जो हार्मोन है उसको पॉजिटिव करने के लिए रात की पोस्ट मील एक्सरसाइज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वो वेट लॉस के लिए तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा डिवाइड करना चाहिए। मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए, हाँ, मेटाबॉलिज्म के लिए वो एक्सरसाइज पोस्ट डिनर एक्सरसाइज अच्छी है।